नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी एक ऐसा मंच जहां पर आप अपने मत के माध्यम से सीधे भाग ले सकते हैं। एक ऐसा मंच जो बात करता है उन मुद्दों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो देश से सरोकार रखती है। और उन मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए आप एक्स पर पोस्ट कीजिए, नतीजे आप जनमत में पाएंगे। तो चलिए जनमत में फटाफट देख लेते हैं कि आज वो कौन से मुद्दे हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। खबरों की खबर क्या कहती है, आ जाइए जल्दी से मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। जलजला पूरे भारत में आया हुआ है। जिस तरीके से इस बार मॉनसून बरसा है, बारिश राहत नहीं आफत लेकर आई है। कहीं पर सड़कें जलमग्न हो रही हैं, तो कहीं पर पहाड़ों का कटान हो रहा है, कहीं पर मकान ढह रहे हैं, तो कहीं पर खेत खलियान सब कुछ पानी में बह चुका है। कैसा है ये जलजला, डिटेल में बताएंगे आपको जनमत में। इसके अलावा बात करेंगे ग्लोबल लीडर मोदी। यहाँ रूस से लौटने के बाद, रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा पूरा होता है, लेकिन रूस से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका इस कदर बज रहा है कि अमेरिका ने भी ये मान लिया है, ऑफिशियली ये मान लिया है कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई रुकवा सकता है तो वो है भारत। और भारत के प्रतिनिधि, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी ग्लोबल लीडर बनते जा रहे हैं मोदी। क्या कहती है ये कहानी, विस्तार से करेंगे जनमत में बात। इसके अलावा बात होगी महंगाई की। वो महंगाई जिससे आम जनता परेशान है, वो महंगाई जिसने बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, वो महंगाई जो आपकी ईएमआई पर भारी पड़ रही है। अब उसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जुगत लगानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने आज देश के टॉप इकोनॉमिस्ट के साथ, अर्थशास्त्रियों के साथ बड़ी बैठक की है और अब उम्मीदें आने वाले बजट से है। ये बजट क्या कहेगा, क्या हुई है चर्चा, ये सब कुछ होगा विस्तार से। इसके अलावा बात होगी उन 24 लाख छात्रों की, अभ्यर्थियों की, जिनका इंतजार अभी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अब उनको इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इंसाफ न्याय की दरकार है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ तारीख। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही साथ बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून की। आखिर जनसंख्या पर नियंत्रण कब लगेगा? हम चीन को कब का पीछे छोड़ चुके हैं, और अब जिस तरीके से यहाँ पर जनसंख्या भारत में बढ़ रही है और एक विशेष समुदाय अब अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यकों की श्रेणी में जा चुका है, ऐसे में हिंदुस्तान के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है, आज विश्व जनसंख्या दिवस के दिन करेंगे इस पर विस्तार से बात। तो ये होंगी वो खबरें जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। तो चलिए जनमत के सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले उस जलजले की बात कर लेते हैं जिससे आधा हिंदुस्तान, आधा भारत परेशान है। बारिश हो रही है, मॉनसून आ चुका है। मॉनसून में कहा जाता है कि खुश होते हैं लोग क्योंकि ये राहत लेकर आती है, लेकिन नहीं, भारत के परिप्रेक्ष्य में स्थिति बदल चुकी है। ये मॉनसून राहत नहीं आफत लेकर आई है, जिसकी प्रचंड झलक देश के कोने कोने से देखने को मिल रही है। जहां एक और उत्तराखंड के कुमाऊं जिलों में शारदा नदी व्यापक वर्षा के कारण उफान पर जा पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ असम में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। बाढ़ का प्रकोप अपनी चरम पर पहुंच चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात भी बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि मुनक नहर का बैराज टूटने से उत्तरी दिल्ली के भवाना की जेजे कॉलोनी में कमर तक पानी भर चुका है। बारिश का कहर किस तरीके से आधे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले चुका है, आइए देखिए जनमत की आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीते कई महीनों से भीषण गर्मी के कहर के बाद अब बारिश आफत बनकर आई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हुई बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। भारी बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, तो वही कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश और बाढ़ की चपेट में हिंदुस्तान के कई राज्य हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में शारदा नदी व्यापक वर्षा के कारण उफान पर है। शारदा बैराज, जिसे बनबसा बैराज भी कहा जाता है, ड्रोन द्वारा लिए गए दृश्यों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। साथ ही व्यापक वर्षा के प्रभाव को भी यहाँ दिखाया गया है। वहीं बात अगर हम असम की करें तो असम में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। असम के नागांव के बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह है। बाढ़ के चलते राज्य में अब तक 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। यहाँ रहने वाले लोगों को जीवन यापन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया
कि 20,612 बच्चे समेत 79,000 लोग अभी भी नागांव के प्रभावित क्षेत्रों में रहने को मजबूर है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मुनक नहर बैराज टूटने से उत्तरी दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी में कमर तक रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी हालात का जायजा लेने के लिए बवाना इलाके के जेजे कॉलोनी पहुंचे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने WHO बिल्डिंग के पास ड्रेन नंबर 12 पर बने बैराज का निरीक्षण किया और कहा कि बैराज को नया बनाया गया है, नई मशीनरी लगाई गई है, किसी भी सूरत में अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो भी यह तटबंध नहीं टूटेंगे। ये WHO बैराज नंबर 12 ड्रेन नंबर 12 के ऊपर जो हमारा बैराज है वो था, और पिछली बार यमुना में जो आपके पीछे है उसका लेवल इतना ज़्यादा राइज हो गया था कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक एम्बैंकमेंट थी जिसको पूरी की पूरी तोड़ के यमुना ने सीधा जो है वहाँ बैराज पे हिट किया था। वो बैराज टूट गया था जिसकी वजह से पानी यमुना का बैक फ्लो यानी कि शहर के अंदर घुसने लग गया था। तो इसको लेके फ्लड डिपार्टमेंट की इस साल पूरे साल बहुत बड़ी तैयारियां चली हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैराज है उसको पूरी तरीके से नया बनाया गया है। उधर की तरफ 32 हॉर्स पावर के 3 पंप्स लगाए गए हैं, हमने उनको चेक किया गया है। अगर आप खुद भी उसका मुआयना करेंगे तो बिल्कुल नई मशीनरी है। एक आप देखें यहाँ पे हमने एक जनरेटर और एक 32 हॉर्स पावर का पंप यहाँ पे हमने रिजर्व में भी रखा हुआ है। पीछे की एम्बैंकमेंट को अगर आप देखोगे तो करीब 5 मीटर चौड़ी पत्थरों की एम्बैंकमेंट हमने बनाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही भारी बारिश के कारण 133 गांव बाढ़ से प्रभावित है। हजारों हेक्टेयर फसलें और खेत प्रभावित हुए हैं। जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन काम कर रहा है। शारदा बैराज और अन्य क्षेत्रों में बाढ़ के खिलाफ समय पर की गई सावधानियों के कारण जान माल का बड़ा नुकसान टल गया। तो बारिश राहत नहीं आफत बनकर टूटी है, और बारिश को क्या केवल बारिश को ही दोष देना काफी है। प्रकृति का उपयोग करते करते जब हम प्रकृति का उपभोग करने लगेंगे तो ऐसे ही हालत होंगे। लेकिन ऐसे में हम सवाल महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं। सवाल हमने पूछा था आपसे कि बारिश में डूबा देश, क्या बारिश में देश का सिस्टम डूब चुका है? तो देखिए 80% जनता ये मानती है कि बिल्कुल बारिश के पानी से ज्यादा सिस्टम जिम्मेदार है, जिसका असर पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। 20% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, असहमत है, लेकिन 80% लोग ये मानते हैं कि बारिश में देश का सिस्टम डूब गया है। और चलिए बारिश के बाद अब जरा बात कर लेते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका कद लगातार बढ़ रहा है। कद बढ़ते बढ़ते भारत का कद इतना बढ़ चुका है कि खास तौर पर विश्व मंच पर जब भारत धमक के साथ कुछ कहता है तो उसका वैश्विक स्तर पर बड़ा प्रभाव, बड़ा असर भी पड़ता है। रूस और ऑस्ट्रिया दौरे के बाद प्रधानमंत्री लौट आए हैं, लेकिन जिस दौरे पर अमेरिका, चीन समेत तमाम बड़े मुल्कों की नजर थी, उन्हीं बड़े देशों में आज ये चर्चा हो रही है कि रूस यात्रा के बाद अमेरिका की तरफ से जो ये प्रतिक्रिया आई है, अमेरिका ये मान रहा है कि रूस यात्रा के बाद यूक्रेन युद्ध पर विराम लग सकता है। रूस और भारत के अच्छे संबंधों की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध पर लगाम लगाया जा सकता है। यानी अमेरिका ये मान रहा है कि विश्व में मोदी के विश्वास पर अब सब कुछ टिका है। मोदी का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है, इसी विश्वास के आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई युद्ध रुका सकता है, रोक सकता है, तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसी भी देश की उन्नति के लिए और जब वो देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर आगे बढ़ रहा हो तो उसमें भरोसे का, विश्वास का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में और इस नए टर्म में जिस तरीके से शुरुआत की और बीते 10 सालों में जिस तरीके से भारत के कद को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसके पीछे एक बड़ा आधार भरोसा है। और इसीलिए हम आज आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया का क्या,
मोदी पर भरोसा बढ़ गया है। तो 84% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल दुनिया ने मोदी का लोहा माना है, विश्वास बढ़ा है। 16% लोग इससे असहमत हैं, लेकिन 84% जनता ये मानती है कि दुनिया का मोदी पर भरोसा बढ़ा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपकी जेब पर भारी पड़ रही महंगाई की। वो महंगाई जिसने आम जनता की कमर तोड़ रखी है, वो महंगाई जिसने जनता की थाली का स्वाद बिगाड़ रखा है, वो महंगाई जो ईएमआई पर भारी पड़ रही है। अब उसी महंगाई को कंट्रोल करने का बीड़ा सरकार ने उठाया है और यही वजह है कि जो आने वाला आगामी बजट है उसे लेकर चिंतन मंथन का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। 23 जुलाई को ये पूर्ण बजट पेश होगा, जो इस सरकार का, वर्तमान सरकार का पूर्ण बजट होगा। पहले जो बजट पेश किया गया था वो अंतरिम बजट था, लेकिन अब 23 जुलाई को पूर्ण बजट आएगा, जिसे लेकर खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को लेकर देश के टॉप अर्थशास्त्रियों के साथ और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी उपस्थिति थी और ऐसे में आगामी बजट से आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। तो बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। बजट क्या वाकई आशाओं को पंख देगा? इसी से रिलेटेड जब हमने सवाल आपसे पूछा आगामी बजट में मिलेगी क्या महंगाई से राहत, तो देखिए आपका मत क्या कहता है। जन का मत ये कहता है कि 55% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ आगामी बजट में महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन 45% लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं। यानी जो रेशियो है वो थोड़ा सा अंतर कम है, लेकिन यहाँ पर सरकार का पूरा प्रयास है कि 55 नहीं बल्कि 90% लोग आगे ये कहें कि हाँ महंगाई से राहत मिली है। फिलहाल आगामी बजट से अभी जो जनता है वो 55% जनता ये कह रही है कि राहत मिल सकती है महंगाई से, लेकिन 45% इससे सहमत नजर नहीं आती है। और आइए बात कर लेते हैं केरल की उस वामपंथी सरकार की जिसने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। क्या आग्रह किया है? बड़ा ही अजीब सा आग्रह है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। अब आग्रह सुनिए। दरअसल केरल सरकार केंद्र से ये अनुरोध कर रही है, या आग्रह कर रही है कि वो संविधान में आवश्यक संशोधन करें ताकि ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा दिया जा सके। ये मांग केरल राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री OR केलू ने राज्य विधानसभा में बीते बुधवार को की। अब ऐसे में केरल सरकार की इस मांग के क्या मायने हैं, इसी पर आधारित है। तो केरल सरकार संविधान की बात तो करती है, लेकिन उसी संविधान के मूल को किस तरीके से उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करना चाहती है, उसी की बानगी थी हमारी ये खबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात अब हरियाणा की भी कर लेते हैं, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का कुनबा बढ़ गया है। दरअसल सोनीपत के मेयर निखिल मदान ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के युवा नेता निखिल मदान ने साल 2020 में राजनीति में कदम रखने के बाद नगर निगम के मेयर का चुनाव जीता था। अब वहीं हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से जय श्री राम का नारा लगाते हुए यह दावा किया है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी को हैट्रिक दिलाएंगे। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, सर सबसे पहले सुदर्शन न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको नई जिम्मेदारी मिली है। सुदर्शन चैनल के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के नाते जय श्री राम। और आज सोनीपत के मेयर और कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक काम करने वाले ऐसे निखिल मदान जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपके ऊपर एक बड़ी नई जिम्मेदारियां है, तो किस तरह की आपकी तैयारियां रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के काम में से सम्मान लगाना, उनको सम्मान देते हुए कोई ना कोई जिम्मेवारी देके पार्टी के लिए, सरकार के लिए काम करें। इस प्रकार से सबको एक साथ लेके चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बने, इस काम में हम सब लगेंगे। हुड्डा जी का कहना है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी को नहीं आने देंगे। हुड्डा जी का तो सपना बहुत पुराना है, और जब 2014 में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी तब भी वो नंबर 1 हरियाणा का राग अलापते थे, और जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था, बहुत लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। और हरियाणा प्रदेश की जनता
लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली जी। उनका कहना है कि बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो हरियाणा हैट्रिक लगाने को हरियाणा बीजेपी बेताब है, तो वहीं दूसरी तरफ इंतजार थोड़ा सा उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन इधर अब हम बात कर रहे हैं उस इंतजार की जिस इंतजार में धैर्य खो रहा है। हम बात करेंगे उन 24 लाख अभ्यर्थियों की जिनका धैर्य धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनके भविष्य का सवाल है। देश के भविष्य का सवाल इसलिए भी है क्योंकि नीट में जो धांधली हुई है, उस धांधली के किंग पिन तक पहुंचकर पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान क्या हो, इस पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच इन 24 लाख अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत आस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अभी आस नहीं, तारीख मिल रही है। आज नीट मसले को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 18 जुलाई दे दी है। इन सब के बीच सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दे दी है। एनटी और केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने आज राकेश रंजन को गिरफ्तार भी कर लिया है। 10 दिन की रिमांड भी मिल गई है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर 24 लाख छात्रों का क्या होगा? क्या परीक्षा रद्द होगी या फिर इन छात्रों को जो न्याय की आस है, न्याय की दरकार है, इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। नीट यूजी मामले में छात्रों का इंतजार अब और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय कर दी है। नीट मामले में जो भी फैसला आएगा उस पर 24 लाख छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। ऐसे में सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द होगी या फिर इसी रिजल्ट को सही मानकर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को अपना फैसला इस पर सुना देगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से हलफनामा दायर करने के बाद सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने भी अपना स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर दिया। हालांकि दोनों पक्ष ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुए थे, लेकिन इसकी व्यापकता उतनी ज्यादा नहीं थी, यह केवल लोकल लेवल पे थी। इस आधार पर री एग्जाम के खिलाफ दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट दी है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि नीट में स्टूडेंट्स को मिले मार्क्स में इस साल ओवरऑल बढ़ोतरी देखी गई है। खास करके 550 से 720 के रेंज में स्कोर करने वालों की संख्या विभिन्न शहरों और परीक्षा केंद्रों पर हर जगह बढ़ी है और इसका कारण सिलेबस का 25% कम होना भी है। इसीलिए किसी भी तरह के घोटाले की संभावना बेहद ही कम है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि आईआईटी मद्रास द्वारा की गई समीक्षा के बाद पता चला है कि नीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। IITM, a survey they have done across the nature of paper leak. They are very clear. It is contained. It is not the paper leak did not go to multiple people. It is contained. It is very localized. That is what the central government through its affidavit has said in the Supreme Court also, which in a way the Supreme Court has also accepted. वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने भी अपने हलफनामे में कहा है कि पेपर लीक की घटना स्थानीय स्तर पे हुई है। परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं हुआ है। अब केंद्र और सीबीआई की रिपोर्ट सौंपने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर बेंच इस मामले पर विचार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब सब की नजरें टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या न्याय मिलता है, क्या अगली बार भी तारीख मिलेगी या फिर वो तस्वीर सामने आएगी जिसकी उम्मीद ये छात्र कर रहे हैं। और ऐसे में इसी पर आधारित हमारा आज का प्रश्न हमने आपसे पूछा कि क्या पूरी तरह से रद्द हो जानी चाहिए नीट परीक्षा। तो 76% लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि 24% लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आप जनमत में हम बात करने वाले हैं जनसंख्या नियंत्रण की, क्योंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल 11 जुलाई का दिन दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को इसके खतरों के बारे में जागरूक करना है। इस साल विश्व जनसंख्या दिवस को किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना, इस थीम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। जनसंख्या की रेस में भारत सबसे ऊपर है, तो चुनौती और चिंता होना स्वाभाविक है। प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास तभी सफल हो सकेंगे जब जनसंख्या के मूल में खड़े मजहबी खतरे का समाधान किया जाएगा। केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बढ़ती जनसंख्या से परेशान है, लेकिन इसी ग्लोब पर एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आबादी बढ़ाकर धरती का बोझ बढ़ाती जा रही है। दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंच चुकी है
और तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में पूरा विश्व जनसंख्या के नियंत्रण की दिशा में काम करने में जुटा है। इसी उद्देश्य से ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की परंपरा भी चली। सोच यही थी कि लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग पंजीकृत हों, ताकि दुनिया की बढ़ती आबादी का सटीक आंकड़ा मिले और उसको नियंत्रित करने की कार्य योजना साकार हो। बढ़ती जनसंख्या के संकट की सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने खड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया में अव्वल। 2011 की आखिरी जनगणना के आंकड़ों को ही देखें तो समझ जाएंगे कि खतरा कितना बड़ा है। इन सब के बीच प्यू रिसर्च सेंटर और तमाम सर्वे एजेंसीज के आंकड़े एक अलग चिंता पैदा कर रहे हैं। वो ये कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है और मुस्लिमों की आबादी में 43% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा 100% सच है, क्योंकि यह खुलासा खुद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया रिपोर्ट से हुआ। लंबे अध्ययन और रिसर्च के बाद प्रकाशित यह रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि हिंदुस्तान में हिंदू आबादी पिछले 65 सालों में लगभग 8% गिर गई और अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुस्लिम इस समय में 43% बढ़ गए। भारत की तरह ही पड़ोसी देश म्यांमार में भी बहुसंख्यकों की आबादी में 10% की गिरावट दर्ज की गई। नेपाल का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां उनकी बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 3.6% की गिरावट हुई। जबकि अन्य पड़ोसी देशों की बात करें जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, उनमें बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी में 18.5% का इजाफा हुआ। ठीक इसी तरह पाकिस्तान में 3.75% और अफगानिस्तान में 0.29% बहुसंख्यक आबादी में इजाफा हुआ है। हिंदुओं की अपने ही देश में गिरावट की वजह क्या है और तेज रफ्तार से बढ़ती मुस्लिम आबादी के लिए जिम्मेदार कौन से कारण हैं? इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया भर के 167 देशों के रुझानों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट को मई 2024 में जारी किया गया था। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने 1950 और 2015 के बीच यानी 65 साल के जनसंख्या में हुए बदलावों पर अध्ययन किया। सुदर्शन न्यूज लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण पर मुहिम चला रहा है। पूरे भारत में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के संकल्प के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशव्यापी यात्रा की। लाखों लोगों से मिले, उनको जागरूक किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, तथ्यों के आधार पर भविष्य में आने वाले खतरे को लेकर आगाह किया। हिंदुओं की घटती आबादी के जिस खतरे को लेकर लाने के अपने संकल्प के साथ खड़ा है, क्योंकि वक्त आ गया है कि सबसे पहले मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है और एक खास मजहब की आबादी बढ़ रही है, ऐसे में सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब नहीं तो कब। इसी पर आधारित प्रश्न भी आज हमने आपके सामने रखा। हमने आपसे पूछा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की क्या सख्त जरूरत है। तो देखिए आपका जनमत क्या कहता है। जनमत ये कह रहा है कि बिल्कुल 99% लोग ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आज के वर्तमान समय में सख्त जरूरत है। केवल 1% ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कानून की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन 99% लोग ये मानते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदू घट रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत और त्वरित रूप से अमली जामा उसे पहना देना चाहिए। अब आइए अब लिए चलते हैं आपको उस यात्रा की ओर, जो यात्रा आज अपने 13वें दिन के 13वें पड़ाव पर पहुंच चुकी है। जनमत में हम पंढरपुर यात्रा की अब बात करेंगे। कई छोटे छोटे गांवों से होकर ये यात्रा गुजर रही है और ऐसे में हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। इसी कड़ी में वडापुरी गांव के लोगों से बात की है हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी ने, जिन्होंने इस यात्रा के दौरान नीरा नदी में होने वाले पवित्र स्नान के बारे में भी जानकारी दी और साथ ही साथ नाते पुते सोलापुर से यात्रा के दौरान व्यवस्था का भी जायजा लिया।
संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी जो है वो नातेपुते गांव में पहुंच चुकी है और कुछ ही दिन बस बचे हैं पंढरपुर पहुंचने के लिए। पर वारकरी कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और जब वो खेतों में रुकते हैं, जब कोई गांव आसपास नहीं होता तो व्यवस्था कैसी होती है, ये हम जानते हैं। हमारे साथ एक महिला वारकरी है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। माऊली, क्या बताओगे आप, ये जो तंबू है, ये टेंट जो लगाया है, कैसी व्यवस्था होती है और बारिश के समय में कैसी व्यवस्था मैनेज करते हो आप सब? जैसा होएगा वैसा अच्छा ही लगता है। बारिश हो चाहे धूप, बर्फ हो चाहे ठंडी, सब कुछ अच्छे ही लगते हैं। भगवान के दर्शन के लिए भगवान मिलेंगे वही अच्छे है, बारिश हो चाहे धूप। और आप इतने लोगों का खाना बनाते हो तो फिर अगर बहुत बारिश हो रही है तो अभी जैसे काका ने बताया कि टेम्पो में बैठते हैं हम लोग, पर फिर खाना कैसे बनता है इतने लोगों का? वो टेंट लगा के खाना बनाते, बारिश में खड़ा होके भी खाते, बैठ के भी खाते, वो तंबू में लेके आके भी खाते, जैसा मिलेगा वैसा खाते। उसमें पानी गिरेगा तभी भी चलेगा, नमक नहीं होएगा तभी भी चलेगा, चटनी नहीं होएगी तभी भी चलेगा, खाली भगवान का दर्शन चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात बोली है आपने। इसके आगे और क्या ही बोले आपको, बस पंढरपुर की आस लगी है। आस लगी है, खाली भगवान का दर्शन चाहिए, कुछ भी करोगे उसके कुछ भी करेंगे। 21 दिन जब आप घर पे नहीं होते हो तो घर संसार कैसे फिर सब कुछ मैनेज होता है? वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसा संभालना है वैसा संभालो। हम जाने के बाद तो कोई सोचता नहीं, घर है, दार है, खेती है, बॉडी है, बच्चे है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। तो 21 दिन के लिए हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं, खाली भगवान चाहिए, भगवान। पंढरपुर। बहुत अच्छी बात बोली है। अभी ये महिला वारकरी थी मेरे साथ जो कि बोला कि धूप हो, ठंडी हो या बारिश हो, चाहे जो हो, हमें बस भगवान के दर्शन चाहिए और हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। ना अपने घरदार की इनको चिंता है, ना किसी भी बात की, बस भगवान के दर्शन करने और एक झलक पंढरपुर के माऊली की, विट्ठल की मिल जाए, यही इनके लिए काफी है। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, नातेपुते। आपने गंगा स्नान तो बहुत सुना होगा, पर आपने क्या सुना है कि महाराष्ट्र में नीरा स्नान भी होता है। नीरा स्नान क्या है तो आप मेरे सामने देख सकते हो, ये नीरा नदी है जो पानी में बह रही है। यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की जो चरण पादुकाएं हैं, इनकी यहाँ पे इनको स्नान किया जाता है, इनको इन पवित्र पानी से इनको धोया जाता है। और इसके बाद कल जो है सुबह 7 बजे संत तुकाराम महाराज जी की चरण पादुकाओं का यहाँ पे स्नान होगा। आप अभी भी देख सकते हो कि बहुत से वारकरी जो है इस नीरा में स्नान कर रहे हैं। इस नीरा के पवित्र पानी से स्नान करके खुद को पवित्र और खुद को और भी आध्यात्मिक बनाए जा रहे हैं। और कल जो हो 7 बजे यहाँ पे बहुत भीड़ होगी, क्योंकि संत तुकाराम महाराज जी की जो चरण पादुकाएं हैं उनका यहाँ पे स्नान होगा। और ये नदी और भी पिछले 2-3 साल से यहाँ पे पानी नहीं था, ये नदी पूरी सूख चुकी थी, पर इस साल जो है वारकरियों की कृपा से, माऊली की कृपा से ये नदी बह रही है और इसमें बहुत पानी, अच्छा पानी इस बार दिखाई दे रहा है। हर साल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्रॉट की सिचुएशन होती है, लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं होता, पर इस साल अच्छी बारिश होने के कारण पानी नदी में बहुत काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छी क्वांटिटी में दिखाई दे रहा है। और कल सुबह 7 बजे यहाँ पे संत तुकाराम महाराज जी की चरण पादुकाओं का नीरा स्नान होगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, नीरा। संत तुकाराम महाराज की पालकी जो है वो इंदापुर से आगे पंढरपुर के रास्ते निकल चुकी है। और इस रास्ते अगर आप देखो तो एक वड़ापुरी नाम का छोटा सा गांव रखता है। और यहाँ पे जो है आप एक स्टोरी, एक कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि वड़ापुरी गांव की क्या कहानी है। यहाँ पे वड़ापुरी जो है वो वारकरियों में बांटी जाती है और सारे ही वारकरी इस वड़ापुरी का आनंद लेते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, तो मच्छिंद्रनाथ जो है वो गुरुनाथ जी के गुरु थे। उन्होंने भूख लगी है इसलिए अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए उनको कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ ले आइए। जब अब उनके शिष्य कुछ लेने गए तो वड़ा पाव वाले ने उनको अपनी आंख मांगी और यही उनकी परीक्षा थी। पर उन्होंने 1 सेकेंड के लिए भी ना झिझकते हुए अपनी आंख दे दी और अपने गुरु के लिए एक वड़ा ले आए, क्योंकि शिष्य की कर्तव्य बनता है कि अपनी गुरु की सारी इच्छा है वो पूरी करे। भारतीय संस्कृति जो है
प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा बताया जाता है। हमेशा से हमने कहानियों में भी सुना है। तो इसमें गुरु के लिए आंख देख के जो है उन्होंने वड़ा पूरी ले आई, पर अभी आज वड़ा पूरी की जगह पे यहाँ पे वड़ा पाव सारे वारकरियों में बांटा जाता है। हजारों वारकरी यहाँ आते हैं और इस वड़ा पाव का आनंद लेते हैं। संत तुकाराम महाराज संस्थान के जो विश्वस्त है वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, क्या बताओगे आप वारी के बारे में? पंढरीची वारी आहे माझ्या घरी, अनेक न करे तीर्थव्रत। तुकाराम महाराज जी वो बोल रहे हैं कि पंढरी की वारी है मेरे घर पे, और कोई तीर्थव्रत या कोई जगह जाने की जरूरत नहीं। वारी बोले तो एक आध्यात्मिक विद्यापीठ है। हम लोग यहाँ वारी में आने के बाद हमारे जो षड विकार है, हमारे में जो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार है, इधर सब निकल के जाता है। अभी इधर देखे तो हमारे साथ सब बैठे, हम संस्थान के ट्रस्टी है, लेकिन मेरे साथ जो भी बैठे हैं वो लोग सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और यहाँ आने के बाद, वारी में आने के बाद ये सीखने को मिलता है। वारी बोले तो एक मैनेजमेंट का एक गुरुकुल है। यहाँ सब कुछ सीखने को मिलता है। और ये वारी आदि शंकर ने की हुई है, और आदि शंकर के बाद सब संतों ने की। सब संतों के बाद हम जैसे सब जड़ जीव ये वारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वारी के बारे में महाराज जी ने दी है। और इस वड़ापुरी गांव के बारे में भी मैंने आपको इस गांव की कथा भी बताई। ऐसी ही और अनोखी जानकारी हम वारी में आपको देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो पंढरपुर यात्रा में एक से बढ़कर एक अनोखी परंपराएं हैं, एक से बढ़कर एक अद्वितीय कहानियां हैं, और इन सब में आत्म मुक्ति, मोक्ष, ये सब कुछ सम्मिलित है। यात्रा से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आपके बीच रखते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ जनमत में आज मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।